नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत से लोगों के मैसेजेस थे और लोग पूछ रहे थे कि मैंने रिवाइज कैसे किया था, मैंने प्लान कैसे किया था, मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा वो चीज़ जो मैंने प्लान किया था, वो कैसे किया था। वो मैं आपको पीडीएफ वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। और कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँ। सॉरी, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। विवेक गुर्जर इस नाम से है। वहाँ पर मैंने और भी चीज़ें अपलोड की है, मैंने जो मटेरियल पढ़ा है, तो आप ज़रूर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो मुख्यतः इस वीडियो में मैं दो बारे में बात करूंगा, दो चीज़ों के बारे में। एक तो मैंने रिवीजन और प्लान कैसे किया था। सेकंड, कुछ क्वेरीज है स्टूडेंट्स की जो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हुए थे। 5-7 क्वेश्चंस वो भी वीडियो के एंड में हम उठाएंगे। तो देखिए, रिवीजन से पहले की चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग जैसा मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया कि मैं 3-4 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन में था। तो मेरा जो प्लान था वो, मैं एक बुक को कितने समय में पढ़ सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट कितने समय में कवर हो सकता है, कितने दिन में हो सकता है, उस अकॉर्डिंग मैंने पूरे सिलेबस को लेकर एक सब्जेक्ट्स लिखे 23 के 23 एक पेज के ऊपर, जो स्क्रीन पर भी मैं दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा वो पीडीएफ। एक अंदाजन दिन लिखा कि इतने दिन में मैं ये सिलेबस इस सब्जेक्ट का कर सकता हूँ। तो एक आंकड़ा मेरे सामने आया फिर, और उस आंकड़े को मैंने एडजस्ट किया इस प्रकार से कि मैं रिवीजन भी अच्छे से कर पाऊँ और साथ में चीज़ों को मैनेज भी कर पाऊँ। हालांकि मैं पहले से प्रिपरेशन में था, इसलिए मेरे लिए ईजी था इस बार 3 महीने में कोर्स करना और रिवाइज करना फिर उसके बाद में। तो जो मेरा प्लान था कितने दिन में किस प्रकार से किया, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। जो इनिशियल प्लान की मैं बात कर, इनिशियल प्लान से मेरा अर्थ है जो बड़ा वाला प्लान था, जो 2-3 महीने का होता है। अब आती है रिवीजन मैंने कैसे किया। देखिए, 25-26 फरवरी को मेन एग्जाम प्रस्तावित था और जो समय बचा था उसमें मेरी कोशिश ये थी कि एटलीस्ट मैं एक बार रिवीजन अच्छे से पूरे सिलेबस का फिर से कर लूं। तो 3 सप्ताह का मैंने प्लान बनाया था रिवीजन का, जो भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओरिजिनल जो मेरे हाथ से उस समय का पेपर लिखा हुआ था, कोर्ट केस हुआ, रिजल्ट रिवाइज करने का ऑर्डर हुआ, और उस दौरान जो परिस्थितियां बनी सभी परिचित होंगी। उस समय 3 सप्ताह लगभग आगे एग्जाम गया था और मैं ऑलरेडी 3 सप्ताह का एक रिवीजन का प्लान बना चुका था अपना। तो जब 3 सप्ताह आगे गया तो उसे मैंने और पॉजिटिवली लिया। जैसे भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो कई बार एक पक्ष वो भी होता है जो समय पर चाह रहा होता है, बट आपको उसे पॉजिटिवली लेना है और अपने आप को मेंटेन करना है मोमेंटम। मैं एक और वीडियो में बात करूंगा आपसे कि पोस्टपोनमेंट में हम किस प्रकार से इसको अच्छे से मैनेज करें, और जिन लोगों को मौका मिला है वो अपने आप को साबित करें, और आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो जैसे 3 वीक्स के लिए फिर से आगे बढ़ा, तो मैंने 3 वीक का एक और प्लान बनाया। 3 वीक्स 3 जीके के पेपर्स। पेपर 4 को मैं हमेशा प्लान से अलग रखता था। कारण ये था कि जब आप पेपर 4 को डेली पढ़ते हैं तो आपको फिर उसको अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके पास 3 पेपर होते हैं, आप 3 पेपर्स को अच्छे से प्लान करके पढ़िए। यही मैंने किया रिवीजन में। 3 वीक्स 3 पेपर्स आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर करूंगा मैं एक झलक, और ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। पहली जो चीज थी जो मैंने रिवीजन के लिए ट्राई की, 1.5 महीने मेरा रिवीजन चला, लगभग 21 दिन यानी 42 दिन। और एग्जाम जो प्रस्तावित था उससे पहले के जो 2 दिन थे वो मैंने रिवीजन में काउंट नहीं किए। वो दिन मैंने अलग से रखे थे। किस लिए रखे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो 42 दिन ये और 2 ये 44 दिन, ऑलमोस्ट 1.5 महीना मैं कहूंगा कि मेरा रिवीजन का फेज चला था। 1.5 महीने में 2 बार मैंने चीजों को रिवाइज किया था। और पहली चीज जो मैंने इंश्योर की थी रिवीजन के समय कि जो मैं पढ़ चुका था नंबर 1 उसी को मैंने रिवाइज किया। कोई न्यू मटेरियल या न्यू बुक, न्यू नोट्स मैंने ऐड ऑन नहीं किए। रिवीजन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी नया मटेरियल आपको बहुत हैवी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज है जो छूट चुकी है और अब आपको मिली है, या आपको लगता है उसको वैल्यू एड ऑन करने से इजी हो जाता है चीज, आप जो पढ़ रहे थे उससे आपको ईज मिल रहा है, तो भले करें, पर बहुत ज्यादा बदलाव ना करें। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है, जो अब भी रिवीजन करेंगे, कोशिश करें कि आप नई चीजें ना पढ़ें और बहुत ज्यादा नई चीजों को ऐड ऑन ना करें। आपका शुरुआती प्लान और रिसोर्सेज इतने बेहतर होने चाहिए कि आपको नई चीजें डालने की जरूरत ना पड़े। मैंने अपनी बुक लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की है वीडियो के माध्यम से, जो मैंने पढ़ी थी। मोस्टली
मैंने हाईलाइट करके चीजें पढ़ी थी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्म्स में पढ़ी थी, और मैंने सारी बुक्स, बहुत से मटेरियल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। सेकंड चीज जो रिवीजन में ध्यान रखनी है, नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं, नई चीजें डालने से परहेज करें। सेकंड चीज, हर व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें कम पसंद होते हैं, जो कम याद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पढ़ना हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना उसे कई बार मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, बट आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री या बहुत सी चीजें मुझे अच्छी लगती थी, पढ़ भी लेता था, बट मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में मुझे ऐसा लगता था कि याद कम हो रही है मुझे। तो रिवीजन के समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज आपको कम याद रह रही है उसे आप मेन एग्जाम की डेट से पिछले सप्ताह में पढ़ने की कोशिश करें। मुख्य परीक्षा के दिन सबसे अधिक मायने एक ही चीज रखती है, आपके माइंड में कंटेंट रिटेन होना चाहिए। रिटेन कंटेंट तब होता है जब आप उसको रिवाइज अच्छे से करते हैं। रिवाइज तब होता है जब एक बार हो चुका हो, तो एक बार आप अच्छे से कर चुके हैं, उसे रिवाइज करिए। और जो सब्जेक्ट कम याद हो रहा है, जहां आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसे एग्जाम से जस्ट एक वीक पहले के पोर्शन में रखिए, तब करिए। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं हिस्ट्री वगैरह को एग्जाम के नियर अबाउट जब आ रहा हो तब मैं पढ़ूं। ये सेकंड जो चीज है मैंने रिवीजन में की। अब नेक्स्ट चीज जो अब है कि रिवीजन किन पोर्शंस का ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, हम एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद हर चीज को एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, कहां पर हम कम एफर्ट डालते हुए भी ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। मैं कम एफर्ट तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट ये कहूंगा कि जहां पढ़ भी रहे हैं और 100% चांसेस है कि हम बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हम, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, जहां पर स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा स्कोर अगर आप एफर्ट डालेंगे तो अच्छे से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पेपर 2 और पेपर 4, हालांकि इस बार पेपर 2 में इतने अच्छे स्कोर्स नहीं आए। आई डोंट नो, चेकिंग में हो सकता है टफ बढ़ती गई हो चेकिंग इस बार। पेपर 3 में बहुत अच्छे नंबर आए, जो जनरली 1 और 3 में टफ मार्किंग होती है। तो पेपर 2 और 4 स्टिल आई विल से कि आप अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ निकल सकते हैं। पेपर 1 और 3 की जो थर्ड यूनिट है, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो रिवीजन में ज्यादा ध्यान रखनी है। पेपर 1 और 3 की जो थर्ड यूनिट है, 60-60 नंबर की, आप देखें 2-2 और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सिलेबस होता है कंपैरेटिवली बड़े सब्जेक्ट्स की तुलना में, थोड़ा इजी है, फैक्ट ओरिएंटेड है, अच्छे से याद की जा सकती है, और अगर आपको अच्छे से इन पर कमांड आ गई, ये 120 नंबर बहुत हैंडी प्रूव होते हैं। कई बार यूनिट 3 में मार्क्स अच्छे से नहीं आते, 0-0-0 लाइन से आ जाते हैं, एक एक नंबर मिलते हैं, बट अगर आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स इनके प्रिपेयर करें और इनको अच्छे से तैयार करें, यूनिट 3 बहुत हैंडी है और स्कोरिंग होती है। मेरे लिए जो हेल्प किया था रिवीजन के अंदर कि मैं बुक से तो बहुत लंबे समय से पढ़ रहा था, और इस बार लैपटॉप से भी मैंने बहुत हेल्प ली। पीडीएफ्स को मैं हाईलाइट करता था लैपटॉप के अंदर और पढ़ता रहता था, ईज रहता था, तुरंत अगले पेजेस पे गए। मैं पर्सनली फील करता हूं कि इस बार जो मैंने 30 to 40% पढ़ाई मेरी लैपटॉप पर की, पीडीएफ से की, हाईलाइट करते हुए। आधी पढ़ाई मैंने अपनी बुक से ही की। फॉर एग्जांपल, जितनी एनसीईआरटीज थी वो मैंने सॉफ्ट कॉपी में हाईलाइट करके पढ़ी हैं। कई सारे दूसरे मटेरियल्स भी मैंने सॉफ्ट कॉपी में पढ़े, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने डाले हुए हैं। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। पर्सनली मुझे थोड़ा रिवीजन में इजी लगता है, इसलिए मैंने लैपटॉप पर उसको क्विकली रिवाइज किया। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स और पोर्शंस हैं जहां पर स्कोर करना इजी है, उस पर आपको विशेष एक्स्ट्रा ध्यान देना है रिवीजन में। इसी प्रकार मैंने पेपर 2, 4, यूनिट 3 के बारे में तो आपको बताया, जो शॉर्ट नोट्स बनाने। यूनिट 3 के मैं आपको शॉर्ट नोट्स, साइकोलॉजी है या स्पोर्ट्स है, कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने अपने स्वयं के बनाए हुए हैं, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त जो अगली चीज मैंने की, नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि कोई नया मटेरियल आपको रिवीजन में ऐड नहीं करना है। नंबर 2, जो आपको टफ सब्जेक्ट लगता है वो नियर टू द एग्जाम आप पढ़ने की कोशिश करें।
नंबर 3, रिवीजन किन पोर्शंस का ज्यादा करना है जहां पर आपको स्कोर ज्यादा करने को मिल सकता है। पेपर 2 है, 4 है, हिंदी ग्रामर है जो आप डेली पढ़ेंगे, यूनिट 3 है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कोरिंग पोर्शंस और टॉपिक्स होते हैं जहां पर इनपुट आउटपुट अच्छा होता है। फोर्थ चीज, इनपुट आउटपुट से मेरा मतलब है क्वेश्चंस आते ही आते हैं और पिछले कुछ पेपर्स आप उठाकर देखेंगे तो आ रहे हैं। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखें, जो आप जैसे 2 पारियों में पेपर होता है, लंच से पहले आप सिर्फ वही 2-4 पेजेस पढ़ें और उससे 2 क्वेश्चन आ जाएं, इससे अच्छी एफिशिएंसी और क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए पेपर 1 के अंदर जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप नेशनल मूवमेंट जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वहां से क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन। नेशनल मूवमेंट से आप देखिए क्वेश्चंस आते हैं, फार्मर मूवमेंट से आते हैं, तो मूवमेंट्स पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है, 4 पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स के, और आप देखिए 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझिए कि रिवीजन में आपको उन चीजों का ध्यान रखना है जहां पर आप इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी भी बहुत अच्छे से ला सके। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ। पेपर 1 के अंदर जैसे मैंने बताया नेशनल मूवमेंट्स हैं, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है स्पेसिफिक, यूनिट 3 है, ये स्कोरिंग है। आई मीन यहां से क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे भी, ज्यादा चांसेस हैं। पेपर 2 के अंदर एथिक्स की मैं बात करूं, मैंने गांधी जी और गीता पर 1-1 पेज के नोट्स बना लिए थे और एग्जाम से कुछ देर पहले एग्जाम सेंटर के बाहर मैं उनको पढ़ रहा था और 100% उनसे क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस आए। गांधी गीता ऐसे टॉपिक से जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। साइंस में आपको टेक्नोलॉजी पर अच्छे से फोकस करना है, ये वो पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आने ही है। ज्योग्राफी में फॉर एग्जांपल पहले 2-3 साल से टाइमलाइन पर क्वेश्चन आ ही रहा था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर। इस बार अलग से एक टॉपिक डाला था यूनेस्को जियो पार्क्स का, मैंने उसका 1 पेज का नोट्स बनाए उसके। आप देखिए आइडिया लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा यहां से। तो आपको रिवीजन जो आप करते हैं ना, तो ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये वो टॉपिक्स है जो आप लास्ट वीक या जो 2 दिन पहले किन चीजों को रिवाइज करोगे। जो मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया था कि किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन पे, ये वो सब्जेक्ट्स थे जो स्कोरिंग ज्यादा थे। अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये वो सब्जेक्ट्स और वो टॉपिक्स हैं जो आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ते हैं सिर्फ। मैंने आपको कहा था ना कि रिवीजन से एग्जाम अगर 20 तारीख को है तो मैंने उससे 2 दिन पहले के दिन खाली रखे थे, वो इन सब्जेक्ट्स के लिए रखे थे सिर्फ। मैं सिर्फ ये पोर्शंस देखूंगा जहां से क्वेश्चंस 100% आने हैं। ज्योग्राफी में अगर आप देखें फिजिकल फीचर्स पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, टाइमलाइन पर क्वेश्चन आता है। पिछली बार मैंने खाली छोड़ के आया था टाइमलाइन वाला क्वेश्चन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला क्वेश्चन 2018 में। बहुत बुरा लगा था कि मुझे माइंड में लग रहा था कि पिछली बार एज इट इज पूछा है, इस बार कुछ और पूछ सकते हैं, और पूछ लिया। इस बार भी आया, 2 नंबर का आया, पर आया तो सही। जहां पर भी आपको लगता है कि ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उसको आपको रिवाइज अच्छे से करना है। एग्जाम से पहले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें तो बहुत अच्छे से करना है। पेपर 3 फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको आप अच्छे से कर ले। क्वेश्चंस आने ही है वहां से, एनालिटिकल आए भले फैक्चुअल आए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्ट्स जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उससे क्वेश्चंस आने ही है। यूनिट 3 जो है वो आपको अच्छे से करनी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। पेपर 4 है वो आपका साथ में चलेगा। तो जो मैंने ये 4th पॉइंट आपको बताया, फर्स्ट में आपको फिर से बताता चलूंगा बीच में, ताकि लिंकअप अच्छे से रहे। कोई नया मटेरियल मैंने रिवीजन के लिए अलग से एड ऑन नहीं किया था उस टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर। सेकंड जो चीज मुझे टफ लग रही थी वो मैंने नियर अबाउट एग्जाम ज्यादा अच्छे से पढ़ी, तो मैं आपको पेपर बताऊंगा अपना प्लान का। थर्ड, पेपर 2, 4, यूनिट 3 के शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि क्योंकि यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। फोर्थ चीज, एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले कौन से सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, मूवमेंट्स अच्छे से पढ़े मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के पीछे समरी दी हुई होती है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो अच्छे से कर लें। वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लें। एथिक्स के अंदर गांधी गीता और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लें। यूनिट 3 के जो शॉर्ट नोट्स हैं P1 P3 के, वो अच्छे से कर लें। और हिंदी जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो कुछ चीजों को आप अपवाद और डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ मार्कअप करते हुए चलेंगे। आपको सिर्फ एग्जाम से पहले वो चीजें पढ़नी है, हिंदी आप पूरी रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हिंदी इसीलिए चलती है कि अंत तक आते आते आपके पास बुक में गोला करते हुए वही शब्द बचता है जो या तो अपवाद होता है या फिर आपको टफ लग रहा है पढ़ने में, वही आप पढ़ोगे 2 दिन पहले। पेपर 3 में मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर कर लीजिए, पबेट के कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से सिलेबस किया और 2 बार रिवाइज किया है ना, तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप ये चीजें भी अच्छे से रट लेंगे, कर लेंगे, मैं आपको कह रहा हूं।
फिफ्थ चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि पेन कौन सा यूज किया था। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप यूज कर सकते हो, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है पेन का। लोग अलग अलग तरह के पेन्स यूज करते हैं, बहुत अच्छे पेन्स भी आते हैं, पार्कर के भी यूज करते हैं, सेलो के भी यूज करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन सा पेन यूज किया था, तो ये रहा। ये पेन मैंने 2018 में भी यूज किया था और 2021 में भी। 3 रुपए का मैंने खरीदा था यहाँ से, 3 या 4 रुपए का, और 2 ऐसे पेन लेके गया था मैं, और 2 ही खत्म हुए थे। तो आप देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं तो ये कहूंगा पेन कोई भी हो, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। देखिए बहुत नॉर्मल सा पेन है ये, और ये वही पेन है जो मैंने यूज भी किया था, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। बस ये ट्रांसपेरेंट पेन है, बहुत नॉर्मल पेन है, इससे तो नॉर्मल कोई क्या ही पेन होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पेन कोई भी हो, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। ये 3 रुपए की यूज एंड थ्रो पेन को मैं यूज कर रहा हूँ कब से, नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी। 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। छठा जो मैंने आपको कहा कि लास्ट 2 दिन में आपको कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है, वो बहुत अच्छे से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फैक्चुअल्स पर ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी ग्रामर, समरी, गांधी, गीता वगैरह, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगली चीज जो आती है कि डेली रूटीन क्या रहता है रिवीजन के टाइम पर। देखिए आप नॉर्मल टाइम पर जब पढ़ रहे होते हैं तो टाइम देख के तो मैं खुद नहीं पढ़ा, पूरे दिन पढ़ता ही रहता था, जॉब में था नहीं उस समय। बट रिवीजन के समय और ये चीज बढ़ जाती है इंटेंसिटी, क्योंकि आप एक दिन में ज्यादा सब्जेक्ट्स करने लगते हो। जो मेरा 3 वीक का प्रोग्राम था, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी बार बार बताऊंगा, आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा, कि एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट चल रहा था। और हिस्ट्री जैसे कर रहा हूँ, बड़ा सब्जेक्ट है, तो कुछ मेजर पोर्शंस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वो 2-3 दिन में हो रहा है मेरा। तो जो रूटीन है वो सिर्फ दैनिक नित्य कर्म, खाने पीने के अलावा सिर्फ पढ़ाई का रहता था। मतलब आप कह सकते हैं 12, 14, 15 घंटे भी बहुत नॉर्मल होते हैं। सिर्फ ये पता चलता है बाहर खिड़की में देख के कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, क्योंकि उस समय एक लगन होती है। 20 दिन बाद मुख्य परीक्षा है, तो आप शांत तो बैठ ही नहीं सकते। आपको बस ये रहता है कैसे भी करके मेरा रिवीजन चलता रहे, मेरे टॉपिक्स कवर होते रहें, किसी भी तरह से मुझे अप टू द मार्क रहना है। तो जो डेली रूटीन आपका है, आपको अच्छे से खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है, आप मल्टीग्रेन वाली चीजें ज्यादा खाएं। आप कोशिश करें कि फास्ट फूड कम खाएं जो आपको नींद दे। पर्सनली मैं ये करता था कि लेट नाइट पढ़ता था, 1-1, 1:30 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी रिवीजन के टाइम पर। सुबह 5 बजे मैं फिर से उठ जाता था, अप्रॉक्स 5 के आसपास। टाइम टेबल 7 बजे का बनाया तो भी मैं 5 बजे उठता था। रात को मैं बहुत स्ट्रांग कॉफी पी लेता था, पढ़ता था, और जब तक ऐसा फील नहीं होता था ना कि हाँ अब मेरी गर्दन दर्द कर रही है, अब मेरी कमर दर्द कर रही है, और अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ नहीं पा रहा हूँ और मेरी क्वालिटी इफेक्ट हो रही है रिवीजन की, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो मोमेंट होता था जब मैं सोता था, बट उस मोमेंट पे एक सेटिस्फेक्शन भी होता था कि अब मैं अपना 100% देने के बाद तक ही पे जा रहा हूँ। तो आपका डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, चाय कॉफी जो भी आप लेना पसंद करते हैं आपको जगाए रखने के लिए, वो आप ले सकते हैं, पर जब आप सोने जा रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। होता नहीं कि युद्ध में आप लड़के आ रहे हैं और फिर आप घायल हैं पर खुशी हो रही है, आपको संतुष्टि हो रही है कि मैंने अपना 100% दिया। ये भी रिवीजन का पार्ट है। रिवीजन के टाइम आपकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप देखें बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। डर लगता है रिवीजन करते समय, एग्जाम नजदीक आता है तो लगता है समय कम बचा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हुआ तो है ही नहीं। ये सबके साथ होता है, हम मेरे साथ भी हुआ था। कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ ना कुछ बाकी चल रहा है, फिर से हिस्ट्री उठाएंगे, लगेगा कि ये तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। आपको ज्यादा नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना है। जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी, आप अच्छे से 2 बार रिवाइज करेंगे ना, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में आपको अपने आप आंसर क्लिक कर जाएगा। आप इसकी चिंता मत करिए। एग्जाम से 2 दिन पहले अच्छे से टॉपिक सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने बताया जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करिए, जैसे मैंने प्लान किया, आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए रिवीजन का। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जब एग्जाम था सॉरी, और उदयपुर सेंटर था और मैं नाथद्वारा रहता हूँ, तो अगर बहुत दूर सेंटर है तो आप पहले जाकर वहां स्टे करिए। मेरा 1 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पर था, बाइक से मैं उदयपुर जाता था सेंटर पे। तो वो जो मॉर्निंग होती है जब एग्जाम से पहले की, तब भी बहुत सारे विचार मन में आते हैं हमारे। तो मैं बाइक पर जब उदयपुर जाता था तो मन में अपने जो भी आराध्य देव आपके फेवरेट हों उनका नाम जपते हुए आप जाइए। ये सिर्फ एक तरीका है, मैं उसको एज अ पॉजिटिव नोट पर लेता था और
आप नाम जपते हुए जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, भजन याद करिए जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। बस आप, मेरा कहने का तात्पर्य है आप पॉजिटिव रहें बस। और एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद मेरी जो एक चीज स्ट्रेटेजी और रहती थी कि मैं बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज नहीं करता था। जो मैंने आपको बताया, पेपर 1 और 3 इनकी यूनिट 3 के नोट्स मेरे हाथ में रहते थे। पेपर 4 का जो हिंदी का फॉर्मेट वाला पेज है वो मेरे हाथ में रहता था। एथिक्स के गांधी, गीता और कॉन्सेप्ट ही मैंने एक पेज में लिख कर रखे थे, वो मेरे हाथ में रहता था। ज्योग्राफी, अगर पेपर आने वाला है ज्योग्राफी का, तो सिर्फ 1 या 2 टॉपिक्स ऐसे मैं सोचता था जो पढ़ लूं और क्वेश्चन आ सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक ही पेपर में लेकर हाथ में घूम रहा था और उसी से क्वेश्चन आ गया। हो सकता है ऐसा हर बार न भी हो, बट आपको एग्जाम से जस्ट पहले पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, न कर सकते हैं। ऐसे मोमेंट पर आपको कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके रखने होते हैं जो आप पिछले 2-3 बार के पेपर एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। वो आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रखें। मैं अपने समस्त जितने भी शॉर्ट नोट्स है वो भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा जरूर। और जो शॉर्ट नोट्स में जब बात कर रहा हूँ शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस फ्रेम करके और अलग से अपनी किताब छापता था। शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं कीवर्ड से, फ्लो चार्ट्स की तरह। एक पेज में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 3 के अंदर 4-4 पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो 7 से 8 पेज में आपका एक सब्जेक्ट यूनिट 3 का हो जाना चाहिए। 15 से 20 पेज से ज्यादा आपके पास बचने नहीं चाहिए। मतलब 15 से 20 पेज और आपके हाथ में 60 नंबर होने चाहिए। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाए। अगर आप बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाएंगे और रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे तो उसकी कोई प्रोडक्टिविटी रहेगी नहीं। तो मेरा रिवीजन का यही तरीका था, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहूंगा। फिर से मैं आप लोगों के लिए पॉइंट्स अगर रिवाइज कर दूं, नंबर 1, कुछ नई चीज ना पढ़ें जब एग्जाम नजदीक हो। नंबर 2, वो सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है एग्जाम के नजदीक पढ़ें, वो कोशिश करें वो अच्छे से आपको रिटेन हो। नंबर 3, स्कोरिंग पोर्शंस पर रिवीजन के समय ज्यादा ध्यान दें। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, पेपर 2, पेपर 1-3 की यूनिट 3। 4th चीज, ऐसे टॉपिक्स जिनमें इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा होता है उनको अच्छे से प्रिपेयर करें और उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखें। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के मूवमेंट्स, एथिक्स के अंदर गांधी, गीता, फिजिकल फीचर्स हो गए ज्योग्राफी के, साइंस में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, हिंदी ग्रामर की अपवाद और डिफिकल्ट वर्ड्स है। ये जो 7-8 चीजें हैं ना, ये आप 2 दिन पहले अच्छे से रिवाइज करोगे और अच्छे से कॉन्फिडेंस भी देंगे। इसके अलावा आपको कुछ मेजर स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छा करेंगे। और हम वो कहते हैं ना कि जब हम युद्ध में जा रहे होते हैं, इस तरह से आप एक बैटल लड़ने जा रहे हैं। युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले होती है, शांत समय में। युद्ध की तैयारी हमारी सेना है, हमारी आर्टिलरी है। इसी प्रकार से आपका जो असला बारूद है, आपकी आर्टिलरी है, आपके अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं, वो आप शांति काल में तैयार करते हैं। और जब रिवीजन का समय आता है, वो होता है कि युद्ध के नजदीक आप पहुंच रहे होते हैं। तो आपके जो सबसे ताकतवर हथियार हैं, ये ऐसे हथियार हैं जिससे आप कम समय में अधिक मारक क्षमता रखते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उनकी पोजीशनिंग, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट करने लगते हैं। तो पढ़ाई भी कुछ इसी तरह से आपको करनी है। शांत काल में आपको अपनी सारी चीजें परफेक्ट रखनी है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, रिवीजन के समय मैंने आपको कुछ चीजें बताई, इसका मतलब ये नहीं बाकी चीजें छूट रही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक बार सिलेबस पूरा अच्छे से कर चुके हैं और 1 से 2 बार आप रिवीजन जब करेंगे तब भी हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे। बस कुछ चीजों पर अधिक ध्यान आप दे सकते हैं जो आपको फायदा दे सकती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट किसी को नहीं आता। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं किसी के फेवरेट होते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेंथ पर भी खेलना चाहिए। सिलेबस में से छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। आपको हर टॉपिक, मैं आपसे पीडीएफ भी शेयर करूंगा मेरे सिलेबस का। मैं हर सिलेबस के अंदर गोला करता था, हर शब्द के ऊपर। गोला करने का अर्थ मेरा ये था कि मुझे सिलेबस के हर वर्ड के ऊपर कमांड होनी चाहिए कि कुछ भी पूछ ले, मैं कुछ लिख के आऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं। सिलेबस के फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। रिवीजन के समय आप अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, ब्रशअप करते हैं। जैसे होता है ना, सोना पिघला के और एक सांचे में ढाला जाता है और फिर उसको पॉलिश किया जाता है, उस पर नगीने रत्न जड़े जाते हैं। रिवीजन वही समय होता है कि आप कुछ चीजों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं उस समय पर, छोड़ते कुछ भी नहीं है तब भी। और एग्जाम से जो 2 दिन पहले का समय है उस पर इनपुट आउटपुट पर ध्यान देते हैं, मैं कम क्या पढ़ूं और एग्जाम के दिन काम क्या ज्यादा आ जाए। तो ये मेरा रिवीजन का तरीका था। आई होप आप लोगों की कुछ क्वेरीज जरूर सॉल्व हुई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप फिर से मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे जरूर एड्रेस करूंगा। और अब पोस्टपोन हो चुका है तो मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। एक पॉजिटिव नोट पर लेना है पर कॉशन के साथ लेना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। समय मिल गया है, बहुत अच्छी बात है।
आप लोगों के लिए अवसर है, पर जो पहले से तैयारी कर रहे थे और तैयार थे परीक्षा के लिए, उन्हें भी निराश नहीं होना है। उनके लिए एक मौका है अपनी एज को बढ़ाने का। और वे लोग जो समय की अनुपलब्धता की वजह से निराश थे, उनके लिए एक मौका मिल गया, गेट खुल गया है। तो आप लोगों को और अधिक अपने आप को प्रूव करने का अवसर मिला है, पर कॉशन के साथ कि समय मिलने का अर्थ ये नहीं है कि चयन हो गया। पिक्चर अभी बाकी है और उस पिक्चर के अंदर आपको अपना रोल बेहतरीन तरीके से करना है। तो रिवीजन के बाद अब मैं कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी थी, मैं वो ले लेता हूँ। 5-7 क्वेश्चंस मैं लूंगा, हर वीडियो के अंदर हम लेते रहेंगे कुछ अलग से क्वेश्चंस। बहुत से स्टूडेंट्स जो मुझे पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने क्या की, कैसे की, उन्हें कैसे करनी चाहिए। देखिए, जब रिवीजन चल रहा हो और एग्जाम आ गया हो और आप लास्ट फेज हो रिवीजन का, आपका 21 दिन बाकी हो, जैसे मैंने कहा लास्ट रिवीजन चल रहा है, आई डोंट थिंक सो आपको एग्जाम के आते आते बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज लिखनी चाहिए। ये काम पहले करने का होता है। मैं जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था तो डेली टेस्ट सीरीज लिखता, मतलब टेस्ट लिखता था, क्वेश्चंस हम डेली सॉल्व करते थे, डेली अपलोड करते थे, टीचर्स को चेक कराते थे। और जब आरएस के अंदर मैं अपना अटेम्प्ट मैंने दिया तो मैं सभी को क्लियरली बोलता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लिखी क्योंकि मेरी कमी कहीं और थी पिछले अटेम्प्ट से। मैं बहुत टेस्ट सीरीज लिखता था, अटेम्प्ट भी करता था। राइटिंग स्किल मेरा इशू नहीं था, मेरा इशू कुछ और था जो मैंने पिछले वीडियो में अपनी गलतियों में शेयर किया है। आप लोग जरूर राइटिंग प्रैक्टिस करें, उन पोर्शंस की ज्यादा करें जहां पर आपको तकलीफ आ रही है। लिखने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। तो उन पोर्शंस पर जो आपको अच्छे से आते हैं वहां आप हो सकता है और टेस्ट पेपर मार्केट से ले आइए, देखिए, उनके आंसर्स मैच करिए, और जहां आपको तकलीफ आ रही है उसको अच्छे से रिग्रेसली अटेम्प्ट करें टेस्ट सीरीज। पर जब एग्जाम से पहले 10-15-20 दिन बाकी हो तो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपको रिटेन होगा। जितना रिटेन होगा, आंसर देखते, क्वेश्चन देखते क्लिक होगा आंसर जल्दी से। पेन के बारे में बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, कौन सा पेन यूज करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत नॉर्मल पेन है, 3 रुपए का यूज एंड थ्रो पेन यूज किया था। जो आपको कंफर्टेबल लगता है यूज करिए, इट डजेंट मैटर। बस शाही ज्यादा ना छोड़े, इतना ध्यान रखें आपके हाथ में आप 6 घंटे उसको कंटिन्यू डेली लिख पाए, ज्यादा अनकंफर्टेबल फील ना हो सकता है ये पेन किसी को अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे नहीं होता। ये मुझे स्पीड में अच्छा लगता है, चलता अच्छा है, राइटिंग मेरी इससे बहुत अच्छी आती है, पॉइंटेड निप है, बस दैट्स इट। मुझे कंफर्टेबल लगता है, बस आपको जो लगता हो उससे करिए, बस प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था। मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी थी इकोनॉमी के लिए, और वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO हो, उससे रिलेटेड उसके अंदर ऑलरेडी चैप्टर दिया है, एक्सटर्नल सेक्टर पे भी दिया है, और वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़े हुए भी जो पीछे के चैप्टर से उसके अंदर अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आप वहां से कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी का ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एथिक्स कैसे कवर की? एथिक्स देखिए, एक मेरे लिए बेनिफिट ये रहा था कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है, और 2018 से आई थिंक जब वेटेज बढ़ा और एथिक्स अच्छे से आने लगी तो वो एक कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया। पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने जो लेक्सिकॉन है उसे रेफर किया था अच्छे से, और जो मैं प्रीवियस जहाँ पे मैंने कोचिंग की थी वाजीराम, उसके नोट्स मेरे पास थे। इन 2 सोर्सेज के अलावा मैंने इंटरनेट से मदद ली थी, और जो मैंने सोर्सेज अपने बुक लिस्ट में बताए हैं, एक वीडियो अलग से बनाया है उसके अंदर मैंने शो की है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एथिक्स एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप अपना अगर माइंड अप्लाई करेंगे बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो आपका ये पेपर अच्छे से हो सकता है। पेपर 4 में मार्क्स कैसे पढ़ाएं, ये कई लोगों ने मुझसे पूछा था। हालांकि मैं इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। 17 नंबर थे मेरे हिंदी ग्रामर में, और इस बार 40 अबव में सही करके आ रहा था जो मैंने देखा था। देखिए, एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। राघव प्रकाश को आप अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। मैंने एटलीस्ट 5-6 बार उसको अच्छे से पढ़ा था, और पर्यायवाची से शुरू किया था। मेरा ये टेक्निक थी कि मैं हिंदी ग्रामर में थोड़ा कमजोर था, तो पर्यायवाची 600-700 पर्यायवाची है करीबन, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर। राघव प्रकाश में 2-2 पूछते हैं, मैंने 4-4 याद किए थे। तो जब 3000 शब्द आप याद कर लेंगे तो आपकी हिंदी की वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। सेकंड चीज, फिर मैंने संधि विच्छेद पढ़े। वोकेबलरी स्ट्रांग करने के बाद मेरा ये टारगेट था कि मैं ये समझूं कि शब्दों का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और जब ये 2 चीजें पढ़ ली तो बाकी चीजें मेरे लिए आसान हो गई। ग्रामर आप अपनी इंप्रूव करिए पेपर 4 के अंदर, और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है तो आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, फॉर्मेट्स को अच्छे से याद करिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। एक दोस्तों का ग्रुप बनाए जो रोज आपके से एक लेटर लिखता हो, वीकली निबंध लिखिए, फॉर्मेट्स को पूछिए। प्रैक्टिस ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। राघव प्रकाश को मैं रात को सोता था, तकिए के पास राघव प्रकाश रख के सोता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। सुबह उठते ही अच्छे से पढ़ता था, सुबह शाम अच्छे से पढ़ता था, डेली पढ़ता था। एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने हिंदी छोड़ी थी सिर्फ पढ़ना, क्योंकि मुझे पता था ये वो सब्जेक्ट है जहां पर मैं पिछली बार डूबा था, तो इस बार नहीं डूबना है।
फिर कीवर्ड्स के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि कैसे वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए आंसर में क्या। देखिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं शॉर्ट फॉर्म्स कीवर्ड्स मैंने बहुत सारे बनाए हुए थे। फॉर एग्जांपल AQ, एड, असिस्ट एंड एडवाइस, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, टेक्निकल, स्मार्ट की फुल फॉर्म। ऐसे आप एक्रोनिम्स बनाकर उसके स्टैंडर्ड वर्ड्स याद करें तो आप आंसर्स के अंदर अच्छे से याद भी कर पाएंगे और जल्दी वो आपको क्लिक भी होंगे। मेरे पास जो मैंने बनाए थे एक्रोनिम्स और शॉर्ट वर्ड्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे करें इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। पेपर 4 और एनालिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर आप उसका इंतजार करें, मैं जल्द विद इन वीक उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, एनालिटिकल क्वेश्चन को मैं हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। सब्जेक्ट से मेरा मतलब होता था, इंग्लिश वाला नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मेरा मतलब होता था कि क्वेश्चन पूछ किस बारे में रहा है। ऑब्जेक्ट होता था कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कॉन्टेक्स्ट किन परिस्थितियों में पूछ रहा है। और जैसा मैंने कहा, रिवीजन अच्छे से होगा तो माइंड में फैक्ट्स अपने आप आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन 2018 में मैं एग्जाम्पल दूं आया था कि साउथ चाइना सी में इंडिया चाइना रिलेशन में यूएसए का क्या रोल है। या सब्जेक्ट क्या है, इंडिया चाइना। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यूएसए का रोल। कॉन्टेक्स्ट क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी या साउथ ईस्ट एशिया सी रीजन। तो तुरंत जब आप ये 3 चीजें पकड़ लेंगे किसी भी क्वेश्चन की, तो आपके पास 5 से 6 पॉइंट्स अच्छे से आ जाएंगे। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि एनालिटिकल क्वेश्चन हो या कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो, मैं बहुत ज्यादा डीप में किसी एक पॉइंट पे घुसता ना जाऊं, डायमेंशंस ज्यादा से ज्यादा कवर करूं। बजाय इसके कि मैं 4 चीजें लिख के उसके अंदर 5-5 लाइन लिख कर आऊं, 6-6 लाइन लिख कर आऊं, मेरी कोशिश थी कि मैं 7, 8, 9 पॉइंट्स लिख कर आऊं और 2-2 चीज पॉइंट हर एक के अंदर लिख के आऊं। मतलब आप एनालिटिकली जितने डायमेंशंस को कवर करके क्वेश्चन में लिखेंगे, उतना आपको मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। शॉर्ट नोट्स जैसा मैंने बताया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और अलग से भी वीडियो बना दूंगा कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ PDF शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दूंगा मेरे नोट्स, आप उसे देखें और एनालाइज करें। मैं कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं लिखता था शॉर्ट नोट्स के अंदर। फ्लो चार्ट्स का यूज किया, एरो का यूज किया, कीवर्ड्स का यूज किया और फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए। जैसे मैंने बताया, यूनिट 3 का एक सब्जेक्ट है तो 5, 6, 7 पेजेस में आपका कवर अप हो जाना चाहिए। 8 पेज है मैक्स टू मैक्स। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनते हैं आपकी। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, 15 से 20 पेज को जब आप एक पेज में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस है ये भी। हाउ आई टेकल पेपर इन एग्जाम हॉल, ये भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस पर बहुत ज्यादा सोचने के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। जो आ रहे हैं उन्हें आप पहले कर लें और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें जो आपको नहीं आए। छोड़ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपको रिलेटेड लिख कर आना है। एक भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको एग्जाम में। इस चीज के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, तो मैं अलग से वीडियो उसके लिए जरूर बनाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट P4 में कैसे करें, पेपर 4 में। देखिए, पेपर 4 में हिंदी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कई बार करवा देती है, क्योंकि ग्रामर हम अच्छे से करने जाते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 उसको बांट दें तो उसके अंदर एक एक संधि विच्छेद और ऐसे अगर आप देखें तो है 25 से 50, 60, 70 क्वेश्चन उसके अंदर पूछ लेता है। और होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम ग्रामर में अच्छे से अच्छा कैसे स्कोर करें, उस चक्कर में हम अटक के रह जाते हैं, ग्रामर में सोचने लगते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ग्रामर पर अटके नहीं। मेरे पास पेंसिल रखी थी मैंने, जो मुझे ग्रामर आ रही थी वो मैं धड़ल्ले से करता चला गया, और जो नहीं आ रहा था, जहां डाउट था, वो पेंसिल से लिख के आगे बढ़ गया। ज्यादा सोचने में मैं टाइम वेस्ट नहीं किया। ग्रामर पोर्शन जितना जल्दी आप करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में उतना ज्यादा आपको समय मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लेटर है, कोई पत्र है, अनुस्मारक है, कुछ भी है, विज्ञप्ति है, या आपको भाव पल्लवन करना है, ये वो चीजें जो बहुत ज्यादा भी माइंड अप्लाई करने वाली नहीं है। आपको देखना है और लिखना है। इशू आता है, समय नहीं बचता। आप देखें, आप अगर स्पीड से लिखें तो इंग्लिश का लेटर हो, हिंदी का लेटर हो, 5 से 10 मिनट के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें, ग्रामर में कम टाइम वेस्ट करें। जो आ रहा है हो गया, करके निकलें। या कोशिश ये करें, अगर आप सॉरी फिर भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लें, ग्रामर बाद में करें। बट कॉम्प्रिहेंशन चूकना नहीं है। एक भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन छूटने का मतलब है एटलीस्ट 3-4 नंबर तो आप छोड़ के आ रहे हैं। 1 नंबर 20 रैंक, 4 नंबर 100 रैंक तक खिसक जाओगे। तो पेपर 4 में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैनेज करें अच्छे से। आंसर राइटिंग कब शुरू करें, सिंपल सी चीज है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसकी आंसर राइटिंग करिए। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और सिलेबस साथ रखिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस साथ रखने से आप लिंक कर पाते हैं क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं और कहां से कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो फिर आप उसकी आंसर राइटिंग करिए। कई लोग ये गलती करते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट करते नहीं है, इन बिटवीन आंसर राइटिंग करते हैं, वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। कोई भी टॉपिक और सब्जेक्ट जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आप आंसर राइटिंग ना करें, आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास पूरे फैक्ट्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप कैसे करेंगे आंसर राइटिंग। तो स्ट्रेटेजी बनाए आंसर राइटिंग की भी, पेपर वाइज उस तरह से करें जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा हो रहा है, पेपर पूरा हो रहा है, कोई टॉपिक पूरा हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएं, सिलेबस से कनेक्ट करें, मार्केट से क्वेश्चन पेपर्स ले आए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे या फिर मान लीजिए टेस्ट सीरीज भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, कहीं मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप डरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप 4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाएं, एक एक क्वेश्चन रोज सभी पूछें और बहुत क्रिटिकली गलतियां निकालें एक दूसरे की कहां पर निकल रही हैं। मार्केट से, शॉप से आप पेपर्स ले आए कोचिंग्स के, उन्हें स्टैंडर्ड की के साथ मैच करिए। जरूरी नहीं कि ऑफिशियली आप बहुत खर्चा करके और ज्वाइन ही करें। कुल मिलाकर आपके आंसर्स इंप्रूव होने चाहिए। आपके आसपास कोई अच्छे ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे चुके हों या फिर जो अच्छे से आपकी कॉपी चेक कर सकें, तो उनसे भी करवाइए। बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए किसी भी चीज का, मेरा यही कहना है। तो और चीजों पर मैं वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, स्पेशली पेपर 4 कैसे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने कैसे किए, 84 स्कोर किया था 2018 में सिर्फ, और एग्जाम हॉल में हम कैसे प्रेशर हैंडल करें और अटेम्प्ट करें, इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगा। और भी क्वेरीज जो आती रहेगी उसके लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। ये कहूंगा पोस्टपोन हुआ है बट कॉशन के साथ लेना है उस चीज को, आपको लूज नहीं होना है। अपने आप को, जिन लोगों का सिलेबस हो गया रिवाइज करें, जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे से प्लान करें और उस चीज को कंप्लीट करें। और रिवीजन के लिए अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं अपने शॉर्ट नोट्स और सारी चीजें पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा थोड़े टाइम में। मैंने प्लान कैसे किया था, मेरा सिलेबस कैसे, मेरा जो ओरिजिनल था मैं मार्किंग करता था, 3-3 वीक्स के प्लान मैंने कैसे बनाए थे, ये सब चीजें मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जुड़ूंगा कि मैंने इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे इंटरव्यू के नोट्स भी बनाए थे, वो नोट्स भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़िए। एक मंत्र हमेशा दिमाग में रखें, अगले अटेम्प्ट के बारे में ना सोचें, डू और डाई। यही मेरा मोटो था 2021 अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली। और मैं आपसे भी यही आशा करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स का जो स्ट्रगल है उसको हमेशा ध्यान रखें। आपके अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, जो होप रखे, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखें। और अच्छे से अगर आपने ये 5-6 महीने मेहनत कर ली, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बस आपको इसी के साथ पॉजिटिव रहते हुए मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट और नमस्कार।